हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को कवर करने वाले हैं 1 शॉट में। यानी चैप्टर 3 हमारा है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पूरे के पूरे जनन स्वास्थ्य को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे के सारे सिलेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे आज की इस वीडियो में समावेश किया गया है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली यह जो है जनसंख्या नियंत्रण करने की एक तकनीक है। क्या है यह? जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक है। इस तकनीक में बेसिकली आप देखेंगे जो महिलाओं की अंडवाहिनी नलिका होती है, जिसको आप फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, स्त्रियों की अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं, जिस कारण से आपस में निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और किसी प्रकार से गर्भधारण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यह स्त्रियों के द्वारा अपनाई जाने वाली एक विधि होती है। यानी ये जो विधि है स्पेशली जो है फीमेल्स के द्वारा अपनाई जाती है, मतलब फीमेल के अंदर यह विधि अपनाई जाती है। यह जनसंख्या नियंत्रण करने की एक तकनीक होती है, या आप परिवार नियोजन की तकनीक कह सकते हैं, बात वही है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है जो कि महिलाओं के द्वारा अपनाई जाती है। इस विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी स्त्री या किसी भी महिला की अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब को हम क्या करते हैं, काट करके बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट करके बांध दिया जाता है, जिससे जो अंडाणु होते हैं ये गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिस कारण से किसी प्रकार से गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं। ये डायग्राम में हमारे पास ये है ट्यूबेक्टोमी, ये है फैलोपियन ट्यूब। देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा भाग है, यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा भाग है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये भाग है हमारा अंडवाहिनी नलिका, यहां से लेकर के यहां तक का भाग। ठीक है, ये पूरा भाग क्या है, और यहां से लेकर यहां तक का पूरा भाग ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है यानी कि अंडवाहिनी नलिका। अब अगर इस अंडवाहिनी नलिका को मान लीजिए यहां से काट करके और यहां से काट करके अगर हम इसे उल्टा साइड दोनों साइड मोड़ करके बांध देंगे, तो अब आप ही बताइए कि अगर इसको हम आपस में दोनों को काट करके दोनों साइड इनको हम मोड़ देंगे, जैसे इसको इधर साइड मोड़ देंगे यहां पे और इसको इधर साइड मोड़ करके बांध देंगे, तो जब हम आपस में अंडवाहिनी नलिका को काट करके अलग कर देंगे, तो जब हम काट करके अलग देख कर देंगे तो यहां से इधर से अंडाणु आएगा और इधर से क्या आएगा? शुक्राणु आएगा गर्भाशय के माध्यम से। तो अंडाणु और शुक्राणु किसी भी प्रकार से आपस में यहां पे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो यह प्रक्रिया जो है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए अपनाई जाती है। जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक होती है जो कि महिलाओं के द्वारा अपनाई जाती है। इस विधि में हम महिलाओं की अंडवाहिनी नलिका को काट करके बांध देते हैं, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसे हम महिला नसबंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम महिला नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी जस्ट उसका उल्टा है। वैसेक्टोमी की अगर हम बात करते हैं तो यह भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए यानी कि परिवार नियोजन के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है। और इस विधि में हम क्या करते हैं कि पुरुषों की शुक्रवाहिनी नलिका को यानी वास डिफरेंस को काट करके बांध देते हैं। तो जब हम पुरुषों की शुक्रवाहिनी को ही काट करके बांध देंगे तो इस स्खलन के समय शुक्राणु जो है बाहर नहीं आ पाएंगे और किसी भी प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु आपस में नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो यह विधि पुरुषों के द्वारा अपनाई जाती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? पुरुष नसबंदी भी कहते हैं, या इसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं। तो वैसेक्टोमी भी परिवार नियोजन के लिए यानी कि परिवार कल्याण के लिए या जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है जो कि पुरुषों के द्वारा अपनाई जाती है। इस विधि में हम क्या करते हैं? पुरुषों की शुक्राणु नलिका यानी शुक्रवाहिनी को काट करके बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु जो है स्खलन के समय बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये वाले डायग्राम में आप देखिए, ये हमारे एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और यहां से लेकर के आपको जो यहां तक की पूरी नली दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के यहां तक की जो नली है, इस नली को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी। और इस शुक्रवाहिनी को अगर मान लीजिए यहां से काट करके हम क्या कर देते हैं? मोड़ करके बांध देते हैं। तो अब चूंकि यहां पे वृषण के अंदर शुक्राणु तो बनेंगे, लेकिन शुक्राणु यहां तक आएंगे और इसके ऊपर आगे नहीं जा पाएंगे। तो जब स्खलन की प्रक्रिया होगी तो सिस्टम या पेनिस के माध्यम से स्खलन की प्रक्रिया के समय जो है शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जब शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाएंगे यानी महिला के अंदर किसी प्रकार से शुक्राणु नहीं जा पाएगा, अर्थात निषेचन नहीं हो पाएगा। तो यह भी परिवार नियोजन के लिए या जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है जो पुरुषों के लिए अपनाई जाती है।
जो पुरुषों के द्वारा अपनाई जाती है। इस विधि में हम पुरुषों की शुक्र वाहिनी को यानी कि वास्ट डिफरेंस को काट करके बांध देते हैं, जिससे कि निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग के काफी इंपोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमनियोसिंथेसिस, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एमनियोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। अगर मान लीजिए गर्भाशय के अंदर कोई भी भ्रूण जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस भ्रूण के अंदर अगर कोई भी मान लीजिए समस्या है, कोई भी बीमारी है या कोई भी लैंगिक विकृतियां हैं, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ इस तकनीक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए होने वाली संतान को पता करना है कि जो भ्रूण डेवलपमेंट हो रहा है वो मेल है कि फीमेल है, यानी कि पुत्र है या पुत्री है, तो इसका भी पता हम लगा सकते हैं इस तकनीक के माध्यम से। तो एमनियोसिंथेसिस जो है यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। इस तकनीक में हम क्या करते हैं, किसी भी महिला के आप देखेंगे गर्भाशय में क्या होता है, एमनियोटिक द्रव उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है, एमनियोटिक द्रव उपस्थित होता है, और उस एमनियोटिक द्रव को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप देखेंगे कि एमनियोसिंथेसिस हमने क्या कहा, भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। और इस तकनीक में क्या होता है, एक सर्जिकल सुई होती है। क्या होती है, एक सर्जिकल सुई होती है, एक स्पेशल प्रकार की ये सुई होती है। आप देख सकते हैं ये सुई है। ठीक है, और इसी सुई को हम क्या बोलते हैं, इसी सुई को हम बोलते हैं सर्जिकल सुई। तो इस सर्जिकल सुई के द्वारा हम क्या करते हैं, मादा के गर्भाशय से, कहां से, मादा के गर्भाशय से, ये फीमेल का पूरा यूट्रस है यानी कि गर्भाशय है। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, सर्जिकल सुई के द्वारा मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी जो हमारा भ्रूण डेवलपमेंट हो रहा है, इस भ्रूण के चारों तरफ जो द्रव भरा है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। तो इस एमनियोटिक द्रव को हम क्या करेंगे, इस सर्जिकल सुई के माध्यम से, सिरिंज के माध्यम से बाहर निकालेंगे, और इसी एमनियोटिक द्रव में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उनका संवर्धन करके हम इनका भ्रूणीय परीक्षण करेंगे, और जो भी विकृतियां हैं, जो भी गुणसूत्रीय संबंधित विकार होते हैं, इसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एमनियोसिंथेसिस जो है भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। इस तकनीक में हम क्या करते हैं, इस तकनीक में एक सर्जिकल सुई होती है, और उस सर्जिकल सुई के माध्यम से हम क्या करते हैं, भ्रूण के चारों तरफ जो एमनियोटिक द्रव उपस्थित होता है, उस एमनियोटिक द्रव को सिरिंज की सहायता से बाहर निकालते हैं, और उस द्रव में उपस्थित जो भ्रूणीय कोशिका है उसका संवर्धन करते हैं, और फिर उसका परीक्षण करते हैं, और निम्न विकृतियों का पता लगा सकते हैं। कई अलग अलग प्रकार की विकृतियों का हम पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई गुणसूत्रीय संबंधित असामान्यताएं हैं, अगर मान लीजिए गुणसूत्रीय संबंधी कोई क्या है, गुणसूत्रीय संबंधी कोई असामान्यताएं हैं। ठीक है, गुणसूत्रीय संबंधित अगर कोई असामान्यताएं हैं तो इसका भी हम पता लगा सकते हैं। गुणसूत्रों से संबंधित रोगों को हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी सिंड्रोम हो गया है बच्चे के अंदर, तो इसका हम भ्रूणीय अवस्था में ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, कई अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, जैसे पटाउ सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम हो गया। तो कोई भी अगर गुणसूत्रीय संबंधित विकार है या रोग है तो उसका हम पता लगा सकते हैं। अगर कोई उपापचयी संबंधित अनियमितताएं हैं तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं, जैसे क्रिटेनिज्म हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया हो गया, ये सब उपापचयी प्रक्रियाओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो अगर ये रोग हो गए हैं तो भ्रूणीय अवस्था में ही इसका हम पता लगा सकते हैं। और भ्रूण के लिंग का हम पता लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं। भ्रूण के लिंग का कहने का मतलब यह है कि अगर होने वाली संतान मेल होगी कि फीमेल होगी, इस चीज की जानकारी भी एमनियोसिंथेसिस विधि के माध्यम से हम जन्म के पूर्व ही लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसी तकनीक है एमनियोसिंथेसिस जिसके माध्यम से हम भ्रूणीय अवस्था में ही अगर किसी शिशु के अंदर कोई रोग है या कोई बीमारी है उसका हम पता लगा सकते हैं। अगर भ्रूण का लिंग हमको पता करना है कि मेल होगा कि फीमेल, तो यह भी हम पता लगा सकते हैं। इसमें हम पता कैसे लगाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि भ्रूण के चारों तरफ एमनियोटिक द्रव भरा होता है, उस एमनियोटिक द्रव को हम एक सर्जिकल सुई के माध्यम से बाहर निकालते हैं, और फिर उस सर्जिकल सुई में जो हमने द्रव बाहर निकाला उस द्रव का हम कोशिका का परीक्षण करते हैं, और फिर उसका टेस्ट करने के पश्चात हम निम्न विकृतियों का यानी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं आसानी से। चलिए अब हम बात करते हैं परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आमतौर पे आप देखे होंगे आजकल ज्यादा मात्रा में प्रचलित है, इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में आपको जगह जगह इसके एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी होती क्या है, परख नली शिशु, नाम से ही स्पष्ट है कि परख नली शिशु। इसका मतलब यह नहीं है कि परख नली के अंदर शिशु जो है बनेगा, हाँ, पर परख नली के माध्यम से ही शिशु का निर्माण होगा। सिंपल सी बात है कि यह तकनीक, सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि यह तकनीक
किन के लिए कारगर है? यानी ऐसी कुछ स्त्रियां होती है जो कि गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती हैं, अर्थात गर्भाधारण में अयोग्य होती हैं। तो जो स्त्रियां या जो महिलाएं गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती हैं, गर्भधारण करने के योग्य नहीं होती हैं तरीके से, उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, नाम से स्पष्ट है, टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली, ठीक है। तो एक हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया एक परख नली, ठीक है। अब इस परख नली में हम क्या करेंगे, इस परख नली में हम क्या करेंगे, फीमेल के ओवम को यानी कृत्रिम विधियों के माध्यम से हम क्या करेंगे, नर से कृत्रिम विधियों के द्वारा हम शुक्राणु को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। स्पर्म को बाहर निकाल लेंगे, नर से हम स्पर्म को बाहर कर लेंगे, ठीक है, कलेक्शन कर लेंगे स्पर्म का, और शुक्राणुओं को भी हम एक को भी बाहर निकाल लेंगे, अंडाणु को भी बाहर निकाल लेंगे। तो इस तकनीक में हम क्या करेंगे, शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निकालते हैं कृत्रिम विधियों के माध्यम से, और उन शुक्राणु और अंडाणु को हम एक परख नली में यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में लेकर के क्या कराते हैं, आपस में निषेचन कराते हैं। तो जब हम आपस में निषेचन कराएंगे किसी टेस्ट ट्यूब में लेकर के शुक्राणु और अंडाणु का, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब निषेचन कराते हैं तो निषेचन के पश्चात क्या बनता है, जाइगोट बनता है, एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि नर और मादा से कृत्रिम विधियों के माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निकालेंगे और इनको एक टेस्ट ट्यूब में यानी कि एक परख नली में लेकर के आपस में निषेचन कराएंगे। फिर निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के पश्चात आप देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही जाइगोट बनने के पश्चात इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, विभाजन होगा। अब विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बन जाएगा। और फिर इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम क्या करेंगे, ले जाकर के उस मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देंगे, और फिर इसके बाद का विकास महिला के गर्भाशय में होगा, और इस प्रकार से एक शिशु का निर्माण होगा जिसे हम बोलेंगे परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। तो सिंपल सा फंडा है कि कोई भी ऐसी स्त्री जो कि गर्भाधारण करने में योग्य नहीं है, तो ऐसी महिलाओं के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में हम शुक्राणु और अंडाणु को यानी नर से हम शुक्राणु को और मादा से अंडाणु को कृत्रिम विधियों के माध्यम से बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के पश्चात तो शुक्राणु और अंडाणु को एक टेस्ट ट्यूब में ले जाकर के निषेचन कराते हैं। निषेचन के पश्चात उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट में क्या होगा, फिर विभाजन होगा, विदलन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप 32 कोशिका अवस्था वाला जब भ्रूण बन जाएगा, तो उस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम क्या कहेंगे, उस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम क्या करते हैं, मादा के गर्भाशय में जाकर के स्थापित कर देते हैं, और फिर उस भ्रूण के आगे का विकास मादा के गर्भाशय में होता है, और इस प्रकार से एक शिशु का निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 32 कोशिकीय अवस्था वाला जो भ्रूण बनता है, उस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और इस ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या करते हैं, महिला के अंदर रोपित कर देते हैं, ठीक है, मादा की जननेंद्रिय में यानी कि गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देते हैं, और वहां पे फिर भ्रूण का अगला विकास होता है। तो जब तक 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण नहीं बनेगा, तब तक हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रहने देंगे, और जैसे ही 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बन जाएगा, फिर उसको हम मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देंगे, और मादा के गर्भाशय में जब हम स्थापित कर देंगे, तो इसके माध्यम से एक शिशु का निर्माण होगा, जिसे हम बोलेंगे परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिलेगी आपको यह भी पूछा जा सकता है, आईवीएफ। आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पात्र निषेचन। सेम यही कंडीशन है टेस्ट ट्यूब बेबी की, लेकिन अगर आईवीएफ आपसे पूछता है तो यहां पे आप जरूरी नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में लेंगे, आप किसी पात्र में शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निषेचन कराएंगे, और निषेचन के पश्चात जब भ्रूण बन जाएगा, उस भ्रूण को स्थापित कर देंगे आप कहां पे, मादा के गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देंगे, और इस प्रकार से जो शिशु का निर्माण होगा उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे आईवीएफ यानी कि पात्र निषेचन। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी पूछे आपसे या आपसे पात्र निषेचन पूछे, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस आईवीएफ का मतलब है पात्र निषेचन। तो हम किसी भी पात्र में शुक्राणु और अंडाणु को बाहर ले जाकर के निषेचन कराते हैं, और निषेचन के पश्चात यहां पे क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, और उस भ्रूण को हम स्थापित कर देंगे मादा के गर्भाशय में, और फिर भ्रूण के आगे का विकास होगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बंध्यता या बांझपन क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ दंपतियों में आपने देखा होगा कि मान लीजिए पति पत्नी है, उनके बीच में आपस में
1 2 3 साल तक लगातार असुरक्षित संभोग हुआ और उसके पश्चात भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इस स्थिति को ही हम बोलते हैं बंध्यता या बांझपन, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? बंध्यता या बांझपन। अगर मान लीजिए किसी भी जोड़े में, पति पत्नी में लगातार असुरक्षित तरीके से संभोग हुआ, मतलब असुरक्षित तरीके का मतलब है कि बिना किसी प्रोटेक्शन के संभोग हुआ और संभोग की प्रक्रिया के पश्चात भी 1 2 साल के 3 साल के बाद भी अगर उनको बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसे ही हम बोलते हैं बंध्यता या बांझपन। बंध्यता या बांझपन के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। अक्सर आप देखे होंगे परिवार में, आपके समाज में महिलाओं के ऊपर यह दोष दिया जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है मतलब इसका दोषी कौन है? महिला है। तो ये आपका बिल्कुल भ्रम है। अगर मान लीजिए बंध्यता या बांझपन की स्थिति उत्पन्न हुई है किसी महिला के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि इसका कारण जो है महिला ही होगी, पुरुष भी इसके कारण हो सकते हैं। पुरुषों में भी कई सारी ऐसी कमियां होती है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कोई भी महिला जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। सीधी सी बात है कि पुरुषों में भी बंध्यता के बहुत सारे कारण हैं और महिलाओं में भी बंध्यता के कई अलग अलग कारण हैं। पुरुषों में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कमी है जिसकी वजह से बच्चे की प्राप्ति नहीं हो सकती है, महिलाओं के अंदर भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से वो संतान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए बंध्यता या बांझपन हुई है तो उसमें पुरुषों के क्या कारण हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं पुरुषों के जिनके कारण बंध्यता या बांझपन की स्थिति उत्पन्न होती है? तो पुरुषों में बंध्यता के इंपॉर्टेंट कारण, देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि जो वृषण कोष होते हैं, वृषण कोष आप लोगों को पता है जिसके अंदर वृषण जो है उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो वृषण कोष में वृषण का ना उतर पाना, आमतौर पे आप देखे हैं कि जो वृषण होते हैं ये वृषण कोष में उपस्थित रहते हैं। वृषण कोष एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर वृषण जो है उपस्थित होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो वृषण होते हैं ये वृषण कोष में यानी कि स्क्रोटम कैविटी में नहीं उतर पाते हैं। तो जब वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब वृषण कोष में नहीं उतर पाएंगे तो ना ही शुक्राणुओं का निर्माण हो पाएगा और ना ही शुक्राणुओं का परिपक्वन हो पाएगा। तो जब शुक्राणु परिपक्व ही नहीं होंगे तो एक परिपक्व शुक्राणु ही निषेचन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। जो अक्रिय है या निष्क्रिय शुक्राणु है वो निषेचन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर वृषण कोष में ही नहीं उतरेगा तो शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है, जब शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं हो पाएगा तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा किसमें? बंध्यता या बांझपन में, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है कि कभी कभी जो वृषण है ये वृषण जो है वृषण कोष में नहीं उतर पाता है और इस कारण से शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कारण आपको पता हो गया होगा। और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी कभी जब वृषण जो है वृषण कोष में नहीं उतर पाता है तो इस रोग को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्रिप्टोर्किडिज्म, ये चीज आपको याद रखनी है। ये एक रोग होता है, कभी कभी बहुत सारे व्यक्तियों में ऐसा होता है कि वृषण जो है वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं। इसको फिर ऑपरेशन करके स्टार्टिंग समय में अगर मान लीजिए 2-3 साल में अगर ऑपरेशन के माध्यम से अगर आप इसको किसी हद तक नीचे अगर आ सकता है तो ठीक है, लेकिन बाद में और समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो वृषण अगर वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं तो यह समस्या होती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है जो वीर्य होता है यानी जो सीमेन होता है, सीमेन में अगर मान लीजिए फ्रक्टोज की मात्रा कम है तब भी आप देखेंगे सीमेन की मात्रा अगर कम है तो भी शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ अच्छे से निषेचन नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है कि पूरे बॉडी में केवल वीर्य ही एक ऐसा पार्ट है जहां पे फ्रक्टोज जो है उपस्थित होता है और इस फ्रक्टोज की मात्रा में अगर कमी हो जाएगी मतलब शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है कौन? सुक्रोज के माध्यम से ही एनर्जी कन्वर्ट होती है शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सुक्रोज की जब मात्रा कम रहेगी तो एनर्जी भी कम बनेगी और शुक्राणुओं के अंदर गतिशीलता, मोटिलिटी कम हो जाएगी। तो शुक्राणुओं में पर्याप्त गतिशीलता होनी चाहिए। निषेचन के लिए कंडीशन होती है कि शुक्राणुओं में पर्याप्त गतिशीलता होनी चाहिए, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वृषण में कभी कभी आप देखे होंगे पानी भर जाता है। तो जब वृषण में पानी भर जाता है तो इस रोग को हम बोलते हैं हाइड्रोसील रोग हो जाना। तो जब वृषण में पानी भर जाता है तो ना ही शुक्राणुओं का तरीके से परिपक्वन हो पाता है और ना ही शुक्राणुओं का तरीके से विकास हो पाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट कारण है बंध्यता या बांझपन का। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है कि बहुत सारे व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं। तो ज्यादा मात्रा में शराब पीने से क्या होता है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कम होने लग जाती है, यानी कि शुक्राणु बहुत कम मात्रा में
बन पाते हैं, और शुक्राणु अगर कम मात्रा में बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि निषेचन के लिए जो है सक्रिय शुक्राणु जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे और निषेचन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अत्यधिक शराब पीने से क्या होता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे शुक्राणु बहुत कम मात्रा में बनते हैं और शुक्राणुओं की जो परिपक्वता होती है उसमें भी तरीके से कमी आ जाती है। एक आखिरी रीजन आपको समझना है कि वीर्य की मात्रा जो होती है, सीमेन की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, इसके अलावा शुक्राणुओं की जो संख्या होती है, ठीक है, नंबर ऑफ स्पर्म की जो काउंटिंग होती है, इसके अलावा शुक्राणुओं में अगर गतिशीलता कम होती है तो भी निषेचन नहीं हो पाता है और आगे चल के बच्चों का किसी प्रकार से डेवलपमेंट या विकास नहीं हो पाता है। यानी हमने ये देखा कि पुरुषों में कुल मिलाकर के वृषण से संबंधित बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनमें अगर कमी आ गई है तो पर्याप्त मात्रा में शुक्राणु नहीं बनेंगे, पर्याप्त मात्रा में शुक्राणुओं में गतिशीलता नहीं होगी, शुक्राणुओं की संख्या में कमी आ जाएगी, इसके अलावा शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाएंगे। तो ये सब कारण है पुरुषों के अंदर। तो पुरुषों के अंदर अगर शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी नहीं है, शुक्राणुओं की संख्या अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो भी पुरुष के कारण ही महिला बंधता या बांझपन का शिकार हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि बंधता या बांझपन के लिए महिलाएं ही दोषी होती है। ये बात आप लोग बिल्कुल अपने माइंड से ये भ्रम निकाल दीजिए। चलिए, इसके बाद आप लोगों को समझना है महिलाओं में बंधता के क्या क्या कारण है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण महिलाओं में भी बहुत सारी कमियां होती है, जिनकी वजह से बंधता या बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहला इंपॉर्टेंट कारण है गर्भाशय का जन्मजात रूप से विकृत होना। अगर मान लीजिए यूट्रस या गर्भाशय जन्म से ही विकृत है, मतलब जन्म से ही अगर उसकी साइज छोटी है या उसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से गर्भाधारण अच्छे से नहीं हो पाएगा और कुल मिलाकर के महिला जो है बंधता या बांझ ही रह जाएगी। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है कि महिलाओं में अगर गर्भाशय क्या है, जन्मजात रूप से ही जन्म से ही विकृत है, उसमें कुछ अनियमितताएं हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा किसमें, बंधता या बांझपन में। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो अंडवाहिनी नलिका होती है, कभी कभी अंडवाहिनी नलिका में कमियां होती है जिसकी वजह से अंडवाहिनी नलिका जो होती है ये ओवम को यानी कि अंडाणुओं को ले जाने में इसकी असमर्थता होती है। ये तरीके से अंडाणुओं को आगे नहीं ले जा पाती है। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक मान लीजिए क्या है, ये अंडवाहिनी नलिका है, ठीक है, तो ये अंडवाहिनी नलिका है अगर, तो मान लीजिए ये ओवम आया और ओवम को मान लीजिए यहां से यहां तक, यहां पे मान लीजिए निषेचन होना है। अब अंडवाहिनी में ही अगर कुछ विकृतियां हैं जिस कारण से अंडाणु को आगे नहीं ले जा पा रही है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब अंडाणु आगे जा ही नहीं पाएगा जिस स्थान पे निषेचन होना है, तो निषेचन ही नहीं हो पाएगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट कारण है बंधता या बांझपन का। तो अगर फैलोपियन ट्यूब में कुछ कमी है, फैलोपियन ट्यूब तरीके से काम नहीं करती है, तो यह भी बंधता या बांझपन का इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, हाइपरप्रोलेक्टिमिया। हाइपरप्रोलेक्टिमिया के कारण क्या होता है, कभी कभी जो है अंडाणु का ग्राफियन पुटिकाओं से मुक्त नहीं हो पाना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन आपको पता है अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो मान लीजिए कभी कभी हाइपरप्रोलेक्टिमिया हो जाता है, जिस कारण से देखेंगे आपकी ग्राफियन पुटिका नहीं फट पाती है, और जब ग्राफियन पुटिका नहीं फट पाती है तो अंडाणु ही बाहर निकल करके नहीं आ पाते हैं अंडवाहिनी में, और किस प्रकार से निषेचन ही नहीं हो पाएगा। तो जब किसी प्रकार से निषेचन ही नहीं हो पाएगा तो बंधता या बांझपन की स्थिति तो जरूर उत्पन्न होगी। तो सिंपल से इंपॉर्टेंट कारण है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी बंधता या बांझपन के। तो बंधता या बांझपन के जो भी इंपॉर्टेंट कारण है इनको आपको ध्यान में रखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम वीर्यसेचन क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि इस तकनीक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे किस्म वाले यानी अच्छे नस्ल की किस्म वाले जो भी जीव हैं उनसे अच्छे किस्म वाले जीवों को हम पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं आप देखेंगे, सबसे पहले कोई भी नर से हम क्या करते हैं, कृत्रिम यंत्रों की सहायता से क्या करते हैं हम कृत्रिम यंत्रों की सहायता से हम क्या करेंगे, कृत्रिम यंत्रों की सहायता से हम वीर्य को एकत्रित करते हैं। और नर से हम क्या करते हैं, कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को एकत्रित कर लेंगे बाहर, और फिर इस वीर्य को हम क्या करेंगे, स्वच्छता पूर्वक उसे हम मादा के जननेंद्रिय में सही जगह में और उचित समय में क्या कराएंगे, प्रवेश कराएंगे। सही जगह में और उचित समय में प्रवेश कराएंगे, यही प्रक्रिया कहलाती है कृत्रिम। चलिए, तो सिंपल सी बात है कि खांसी बहुत ज्यादा हो रही है,
चलिए, कृत्रिम गर्भाधान, ये कृत्रिम वीर्य सेचन हम देख रहे हैं। तो इसमें हमने क्या बताया कि मान लीजिए हमको क्या करना है, किसी भी नर से कृत्रिम यंत्रों की सहायता से हमको वीर्य को बाहर एकत्रित करना है, और वीर्य को बाहर एकत्रित करने के पश्चात हम उसे क्या करेंगे, किसी भी मादा की जननेंद्रिय में सही जगह में और उचित समय में प्रवेश कराएंगे। यही प्रक्रिया कहलाती है कृत्रिम गर्भाधान। तो सिंपल सी बात है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से आप देखेंगे किसी प्रकार से शुक्राणु और अंडाणु आपस में तो मिलेंगे, लेकिन नर और मादा आपस में किसी प्रकार से नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नर के वीर्य को कृत्रिम यंत्रों की सहायता से बाहर कर लिया है, और उसी वीर्य को हमने कहां प्रवेश करा दिया, मादा की जननेंद्रिय में, मतलब मादा के ऐसे अंग में जहां पे आप देखेंगे निषेचन होगा, और फिर उसके पश्चात आगे चल के भ्रूण का विकास होगा। तो कृत्रिम गर्भाधान का मतलब ही है कि हम इसके माध्यम से अच्छी अच्छी किस्म की नस्लों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी हम ऐसी गाय को तैयार करना चाहते हैं जो गाय जो है ज्यादा मात्रा में दूध देती है, तो उस गाय को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी ऐसे गाय के अंदर हम क्या करेंगे, किसी अच्छे किस्म के बैल को क्या करेंगे, उसके वीर्य को ला करके मादा की जननेंद्रिय में प्रवेश कराएंगे, और उसके पश्चात आप देखेंगे क्या होगा, जब हम प्रवेश कराएंगे तो एक अच्छे किस्म की जो गाय है वो उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे किस्म के हम बैलों को तैयार कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एक अच्छे किस्म के बैल को अगर तैयार करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे किस्म के बैल को वीर्य को हम क्या कर सकते हैं, वीर्य को बाहर निकालेंगे, और उस वीर्य को बाहर निकालने के पश्चात उसे हम मादा की जननेंद्रिय में प्रवेश करा देंगे, और मादा की जननेंद्रिय में प्रवेश कराने के पश्चात हम क्या करेंगे, उचित समय पे तथा सही जगह में प्रवेश कराएंगे, जिससे कि निषेचन हो जाए, और उसके बाद भ्रूण का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाए, और उसके पश्चात जो भी बछड़ा उत्पन्न होगा वो आप देखेंगे क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छी नस्ल वाला होगा। तो इस प्रकार से हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से एक समय में, बहुत कम समय में अधिक से अधिक अच्छी किस्म के जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। हम एक साथ कई सारी मादाओं को भी गर्भित करा सकते हैं इस विधि के माध्यम से। इस विधि का फायदा यह है कि किसी प्रकार से लैंगिक बीमारी का भी खतरा नहीं होता है, क्योंकि आपस में नर व मादा किसी प्रकार से नहीं मिलते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान के कई सारे इंपॉर्टेंस है, महत्व है, देख सकते हैं आप लोग। कृत्रिम गर्भाधान में क्या है, लैंगिक बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। तो अगर आप लैंगिक बीमारियों का खतरा है तो यह भी नहीं रहता किसी प्रकार से। कृत्रिम गर्भाधान में जब नर और मादा आपस में मिलते ही नहीं हैं तो सीधी सी बात है कि लैंगिक बीमारी का खतरा नहीं होगा। इस विधि में नर और मादा कैसे मिले हैं, हमने नर से क्या किया है, वीर्य को बाहर निकाल लिया है कृत्रिम विधियों के माध्यम से, और फिर उस वीर्य को मादा के अंदर प्रवेश करा दिया है। तो नर और मादा तो आपस में नहीं मिले, तो लैंगिक बीमारियों का खतरा भी आपस में नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक नर के वीर्य से कई सारी मादाओं को एक साथ गर्भित कराया जा सकता है। इस विधि का एक यह भी प्रॉफिट है कि हम एक साथ एक नर के वीर्य से कई सारी मादाओं को हम गर्भित करा सकते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट इसका महत्व क्या है कि इसके द्वारा हम एक अच्छे नस्ल की प्राप्ति सरलता से कर सकते हैं। तो अच्छे किस्म की नस्लों की प्राप्ति जो है हम आसानी से इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये है कृत्रिम गर्भाधान और कृत्रिम गर्भाधान के महत्व, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कृत्रिम गर्भाधान क्या है, किसी भी नर से हम कृत्रिम यंत्रों की सहायता से वीर्य को बाहर निकालते हैं और उसको मादा की जननेंद्रिय में सही जगह में और उचित समय में प्रवेश कराते हैं, जिससे निषेचन और गर्भाधारण हो सके। इस विधि को हम बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल रूप से हमने क्या किया है, कृत्रिम तरीके से हम वीर्य को बाहर निकाले हैं और उसको मादा के अंदर हम क्या करा दिए हैं, इंजेक्ट करा दिए हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो आप देखेंगे कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत है ये 1932 के आसपास हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले आप देखेंगे कुत्तों में, सबसे पहले इटली में, कहां, इटली में, इटली में सबसे पहले कुत्ते के अंदर जो है कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया जो है कराई गई थी। ठीक है, तो कुत्तों में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान कराया गया था, कुत्ते की प्रजातियों के अंदर। इसके अलावा अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में संपत कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी, भारत में संपत कुमार ने इस तकनीक को शुरू किया था, संपत कुमार ने। और संपत कुमार ने सबसे पहले आप देखेंगे भैंस में, किसमें, भैंस के अंदर इन्होंने इस तकनीक का उपयोग किया था सबसे पहले।
तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत लगभग 1932 में हुई थी, इटली शहर में हुई थी। सबसे पहले कुत्तों के अंदर किया गया था कृत्रिम गर्भाधान। भारत में संपत कुमार ने इसकी शुरुआत की थी और इन्होंने सबसे पहले भैंस के अंदर जो है कृत्रिम गर्भाधान विधि का उपयोग किया था। इसके दो इंपॉर्टेंट कमियां या सीमाएं हैं जिसको आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो अगर आप और हम चाहे तो हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो स्पेशल लैब टेक्नीशियन चाहिए ना, जिसको पशु चिकित्सालय में जो भी पशु चिकित्सक होते हैं वही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को ये सब अनुभव होता है। हम लोग तो अपने से नहीं कर सकते हैं सब। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, पहली हानि तो ये है या पहली सीमाएं आप कह सकते हैं ये है, लिमिटेशंस क्या है कि पशु चिकित्सक या आप कह सकते हैं टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। बिना टेक्नीशियन के ये काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, आप लोग गांव की भाषा में जैसे नहीं बोलते सीमेन हमने कराया है गाय के अंदर, तो सीमेन का मतलब क्या है, यही तो है एक प्रकार से। चलिए इसके बाद देखेंगे दूसरी चीज, आप कृत्रिम गर्भाधान में विशेष यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर आप लोग चाहें कि इसको नॉर्मल तरीके से हम कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमको कई अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मादा की जननेंद्रिय के अंदर अगर हमको वीर्य को प्रवेश कराना है तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। उन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, उन कृत्रिम यंत्रों की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, वीर्य को मादा के अंदर इंजेक्ट करा सकते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान क्या है, कृत्रिम गर्भाधान का महत्व क्या है और इसकी सीमाएं क्या है। थोड़ा सा खांसी है लेकिन बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे, पूरा का पूरा टॉपिक यहां पे क्लियर कवर कराया जाएगा आपको। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है, कैसे पॉपुलेशन जो है दिन पर दिन कंट्रोल नहीं हो रही है, जनसंख्या कैसे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने वैसे भी रिकॉर्ड बना दिया है, चाइना को पीछे छोड़ करके सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया हमारा भारत देश। तो चलिए जनसंख्या वृद्धि के कारण समझ लेते हैं कि क्यों हमारा भारत देश इतना तेजी गति से जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कारण है जन्म दर में वृद्धि। ग्रोथ रेट में अगर मान लीजिए आप देखेंगे जन्म दर में यानी बर्थ रेट में, जो बर्थ रेट है जन्म दर है, इसमें मान लीजिए अगर वृद्धि होगी तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर एक क्षेत्र में आप देखेंगे जन्म लेने वाले व्यक्तियों की अगर संख्या ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अगर जन्म दर में वृद्धि होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, ये बात तय है। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है जनसंख्या में वृद्धि का कि जन्म दर में वृद्धि, जन्म दर में अगर वृद्धि होगी तो जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है, निम्न मृत्यु दर। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान पे जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या ज्यादा है और वहीं पे मृत होने वालों की यानी मरने वाले प्राणियों की अगर संख्या कम है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अगर मर कम रहे हैं और जन्म ज्यादा व्यक्तियों का हो रहा है तो इससे भी क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक सी बात है। तो अगर निम्न मृत्यु दर, अगर मृत्यु दर में बहुत ज्यादा मात्रा में कमी आती है तो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी तो भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। अगर जन्म दर में वृद्धि होगी, जन्म दर में वृद्धि होगी तो भी जनसंख्या में वृद्धि होगी, और अगर मृत्यु दर में कमी होगी तो भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रजनन दर का उच्च होना। पहले के जमाने में अगर हम बात करें तो प्रजनन दर जो है निम्न थी। जो हार्मोन्स 14-15 साल की एज में एक्टिव होते थे वो आजकल 11-12 वर्ष की अवस्था में एक्टिव हो जाते हैं और अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो है जल्दी ही महिलाओं के अंदर स्टार्ट हो जाती है, लेडीजों के अंदर स्टार्ट हो जाती है। यानी आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि कोई भी फीमेल है उसके अंदर जो है कम उम्र में ही प्रजनन क्षमता की दृष्टि से वो परिपक्व हो जाती है और गर्भाधारण के लिए वो कम उम्र में ही सक्षम हो जाती है। तो इससे हमको यह समझ में आता है कि अगर प्रजनन दर उच्च होगा तो भी इससे जनसंख्या में वृद्धि होगी। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है आप्रवासन। आप्रवासन का मतलब क्या है, आप्रवासन है कि किसी विशेष क्षेत्र विशेष समय के लिए, मान लीजिए एक हमारे पास कोई समष्टि है, ये हमारे पास एक समष्टि है और इस समष्टि के अंदर, इस कम्युनिटी की या समष्टि के अंदर हम देखेंगे, मान लीजिए इस समष्टि में बाहर से कई सारी स्पीसीज आकर के रहने लग गई तो भी इससे जनसंख्या में वृद्धि होगी, या कि यहां की स्पीसीज जाकर के किसी दूसरी जगह में रहने लग गई तो वहां की जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो किसी भी जगह में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बाहर से प्रजातियों का आकर के निवास करना या यहाँ की प्रजातियों का बाहर जाकर के निवास करना, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, आप्रवासन। तो अगर आप्रवासन होगा, इमाइग्रेशन होगा तो भी इससे जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर किसी बाहरी क्षेत्र से आकर के कई सारी प्रजातियां हमारे यहाँ निवास करने लगेगी, ठीक है, तो इससे भी हमारी जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के, जिनको आपको तैयार कर लेना है। अब अगर हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं
ये भी आपको समझना है। तो हम जनसंख्या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? पहली चीज क्या है कि हमने क्या देखा था कि जन्म दर में अगर वृद्धि होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो अगर हम जन्म दर में कमी कर दें, अगर हम जन्म दर में कमी करें तो इससे जाहिर सी बात है जनसंख्या में कमी आएगी। इसके द्वारा भारत सरकार ने कई अलग अलग प्रकार की योजनाएं भी बनाई है। जैसे एक योजना आप लोगों ने सुना होगा, हम दो हमारे दो, मतलब बच्चे दो से अधिक नहीं। सीधे सीधे सरकार का कहना यह है कि भैया अगर दो से ज्यादा बच्चे आप लोग पैदा करते तो इससे जनसंख्या वृद्धि को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको 2 बच्चे जो है उत्पन्न करने हैं। तो जन्म दर को अगर हम कम करते हैं तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, जनसंख्या में कमी आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विवाह की आयु बढ़ाकर। जैसे आप लोग देखते थे कि पहले जो है बहुत कम एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो जब कम एज में ही लड़कियों की शादी कर दी जाएगी, और वैसे भी फीमेल जो है प्रजनन की दर से प्रजनन दर उच्च है इतनी समय फीमेल के अंदर, तो जाहिर सी बात है कम उम्र में ही बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे, और इस प्रकार से भी ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो विवाह की आयु अगर बढ़ा दिया जाए तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। तो इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। जैसे अभी आप लोग देखे हैं कि जो लड़का है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, और लड़की की आयु अगर 18 वर्ष से कम है तो बिल्कुल भी उनकी शादी नहीं हो सकती। ये कानूनन अपराध जो है इतनी समय माना जाएगा। ठीक है, तो विवाह की आयु बढ़ा करके भी जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। फिर शिक्षा का प्रचार प्रसार करके। हमारे समाज में क्या है कि कई सारी धार्मिक कुरीतियां और अंधविश्वास है, जिनकी वजह से आप लोग देखते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अंधविश्वास समाज में फैले होते हैं। जैसे एक अंधविश्वास ये होता है, बहुत जगह लोगों का मानना यह है कि बच्चे जो हैं ईश्वर का रूप हैं, भगवान के अवतार हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो इस चक्कर में पैदा करते हैं। तो इस चक्कर से बचना है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत ही भयंकर चीज होती है, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो इसके नुकसान को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर शिक्षा का अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे, जन्म दर में वृद्धि अगर होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, अगर ये हम बच्चों को बताएंगे या आसपास के लोगों को जागृत करेंगे इसके प्रति, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में कमी आएगी। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत अलग अलग प्रकार की हर फील्ड में समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण के ये उपायों को अपनाते हुए हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं या कि उसमें कमी ला सकते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या इंपोर्टेंट कारण होते हैं और जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं, ये हम आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। आप परीक्षा बोर्ड या आपके पास अगर कोई भी साधन होगा, आप देखेंगे उठा करके, कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका भी आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद है अंतर्गर्भाशयी निरोधक युक्तियां, IUCD। IUCD का पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होता है? IUCD का पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, डिवाइस। ठीक है, तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ये होता है IUCD का पूरा नाम। इसकी जगह में आपसे IUCD की जगह में आपसे IUD भी पूछा जा सकता है। तो IUD का अगर आपसे पूछता है IUD क्या है, तो IUD का पूरा नाम आप क्या बताएंगे? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। बस आप कॉन्ट्रासेप्टिव को फिर क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे यहां से। लेकिन अगर IUCD पूछता है तो आपको पूरा नाम क्या लिखना है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे अंतर्गर्भाशयी निरोधक युक्तियां। नाम से ही स्पष्ट है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मतलब अंतर्गर्भाशयी, गर्भाशय के अंदर अपनाई जाने वाली यह तकनीक होती है, सीधी सी बात। और निरोधक युक्तियां होती है। निरोधक युक्तियों का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमको गर्भाधारण को रोकना है या जनसंख्या नियंत्रण करना है, तो उसके लिए यह तकनीक जो है अपनाई जाती है। जैसे आपने ट्यूबेक्टोमी देखा, वैसेक्टोमी देखा, आपने महिला और पुरुष नसबंदी देखा, उसी प्रकार से अंतर्गर्भाशयी निरोधक युक्तियां होती है। इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है, एक प्लास्टिक की या कापर की या स्टील की बनी एक कोई भी वस्तु होती है, और इसको हम क्या कर देते हैं महिला के गर्भाशय में। ये देखिए, ये IUD है, या आपसे IUCD कह दे, बात वही है। ठीक है, ये IUD या IUCD बात वही है। ठीक है, तो ये आप यहां पे आसानी से देख सकते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, देखिए, ये क्या है? किसी भी फीमेल का गर्भाशय है। क्या है? फीमेल का गर्भाशय है। और इस गर्भाशय में हमने क्या किया है? इस IUD यानी IUCD तकनीक को हमने विकसित किया यहां पे। तो हमने क्या किया है? गर्भाशय के अंदर इसको हमने स्थापित कर दिया है।
अब इसको जब हम गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देंगे तो आप ये बताइए ये क्या है, ये महिला की योनि यानी कि वजाइना होती है। तो वजाइना यानी कि योनि के माध्यम से क्या होता है, कोई भी शुक्राणु जो है प्रवेश करता है, शुक्राणु प्रवेश करता है। तो शुक्राणु मान लीजिए यहां तक आया। अब अगर गर्भाशय के अंदर हमने क्या कर दिया, इस युक्ति को, इस डिवाइस को हमने अंदर फिट कर दिया, तो यहां से शुक्राणु जो है गर्भाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जब शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो निषेचन तो किसी प्रकार से नहीं हो पाएगा। यानी इस तकनीक में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वस्तु होती है और वो वस्तु या तो कॉपर की बनी हो सकती है यानी तांबे की बनी हो सकती है, या तो प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती है, या तो वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई हो सकती है। तो इसमें एक वस्तु होती है प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की, जिसको हम क्या करते हैं, गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, जिसको हम गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, और यह शुक्राणुओं को क्या करती है, गर्भाशय नलिका में प्रवेश करने से रोक देती है। यह गर्भाशय की नलिका है और इस गर्भाशय नलिका में शुक्राणु जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमने IUCD लगा दिया है, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस हमने लगा दिया है। इस वस्तु को हमने जैसे ही लगा दिया गर्भाशय के अंदर, शुक्राणु जो है गर्भाशय की नली के अंदर जो है नहीं प्रवेश कर पाएंगे, सर्विक्स के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गर्भाशय की नली में प्रवेश नहीं कर पाते हैं शुक्राणु, जिससे कि निषेचन भी नहीं हो पाएगा। अब आप ये बताइए निषेचन कहां होता है, यहां होता है महिला की अंडवाहिनी नलिका में। कहां होता है, यहां होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो सबसे पहले तो गर्भाशय में ही शुक्राणु आएंगे ना, फिर गर्भाशय के बाद गर्भाशय से टहलते टहलते कहां पहुंच जाएंगे, ये गर्भाशय से टहलकदमी करते हुए पहुंचेंगे कहां पे, अंडवाहिनी नलिका में, जहां पे अंडाणु को खोजेंगे और उसके बाद उसके साथ निषेचन होगा इनका। तो जब गर्भाशय के अंदर ही प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं शुक्राणु, तो निषेचन तो किसी भी प्रकार से तो हो ही नहीं सकता ना। तो सिंपल सी बात है कि अंतर्गर्भाशय निरोधक युक्तियों में होता क्या है कि एक वस्तु होती है, ये प्लास्टिक की बनी हो सकती है, कॉपर की बनी हो सकती है, या स्टेनलेस स्टील धातु की बनी हो सकती है। इसको हम क्या करते हैं, इस वस्तु को हम महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। तो जब हम महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देंगे तो शुक्राणु जो है योनि या वजाइना के माध्यम से गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये जो हमने वस्तु लगा दिया है ना, ये जो हमने वस्तु लगा दिया है, ये वस्तु इसको अंदर नहीं जाने देगी, शुक्राणु को अंदर नहीं जाने देगी, और शुक्राणुओं की गतिशीलता को भी क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये जो डिवाइस हमने लगाया है, ये डिवाइस क्या करेगी, शुक्राणुओं को गर्भाशय के अंदर नहीं जाने देगी और शुक्राणुओं की गतिशीलता को भी कम कर देती है और शुक्राणुओं को नष्ट भी करती है। इसीलिए ये शुक्राणुनाशी का भी कार्य करती है। तो सिंपल सा फंडा हमको ये समझ में आ गया कि भैया जो अंतर्गर्भाशय निरोधक युक्तियां होती है, यह जो डिवाइस होती है प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की, यह गर्भाधारण को रोकती है, निषेचन को रोकती है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतर्गर्भाशय युक्तियां जो है ये क्या कर देती है, निषेचन को रोक देती है। ठीक है, तो निषेचन को क्यों रोक देती है, क्योंकि भैया ये जब अंदर ही नहीं जाने देगी शुक्राणु को, तो जब शुक्राणु को अंदर नहीं जाने देगी तो निषेचन किसी प्रकार से नहीं हो पाएगा। ये कई अलग अलग प्रकार की ये डिवाइस जो है कई अलग अलग शेप की मिलती है। जैसे सबसे प्रचलित है आपका कॉपर टी। कॉपर टी में क्या होता है आपका, कुछ इस प्रकार से ये धातु बनी होती है टी आकार की। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर टी बोलते हैं। ठीक है, कॉपर टी ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो इस कॉपर टी को आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस कॉपर टी को गर्भाशय के अंदर स्थापित कर दिया। तो ये जैसे ही शुक्राणु योनि या वजाइना के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो है इन शुक्राणुओं की गतिशीलता को रोक देगी, शुक्राणुओं को आगे नहीं जाने देगी, जिससे कि निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अंतर्गर्भाशय निरोधक युक्तियां क्या होती है, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होती है, या इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या होती है। तो गर्भाशय के अंदर प्रवेश कराने वाली एक डिवाइस होती है। इस डिवाइस को हम अगर प्रवेश करा देते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे गर्भधारण किसी भी प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो ये भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही अपनाई जाती है ये तकनीकें। आप किसी भी तकनीकों का अगर यूज करते हैं या उपयोग करते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर्स की सलाह या परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह को आपको किसी प्रकार से जो भी गर्भधारण को रोकने की तकनीकें हैं अगर आप उनका यूज करते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही करें। ठीक है, तो अंतर्गर्भाशय निरोधक युक्तियां यानी कि IUCD क्या होती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते MTP की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए यानी एबॉर्शन भी एक सबसे बढ़िया उपाय होता है। एबॉर्शन की अगर हम बात करते हैं तो नाम से स्पष्ट है कि चिकित्सीय गर्भ समापन। अगर चिकित्सा के माध्यम से, शल्य क्रिया के माध्यम से अगर हम छोटे छोटे टुकड़े कर करके अगर गर्भपात कराते हैं
तो इससे भी गर्भाधारण को आप कह सकते हैं कि रोका जा सकता है। यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह तकनीक भी अपनाई जाती है, लेकिन इस तकनीक को अपनाने के लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अगर बार बार गर्भपात कराया जा रहा है तो इससे महिला को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात कि सबसे पहले चिकित्सीय गर्भ समापन होता क्या है, तो चिकित्सा के माध्यम से एबॉर्शन करा करके, गर्भपात करा करके हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण को कम कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। यही कहलाती है चिकित्सीय गर्भ समापन। मतलब चिकित्सा के माध्यम से हम गर्भ को समाप्त करवा दें। ठीक है, जो हमारा भ्रूण डेवलपमेंट होने की कगार पे आ चुका है उसको अगर हम चिकित्सा के माध्यम से ही, शल्य क्रिया के माध्यम से ही उनको हम चीड़ फाड़ करके अगर उसको हम बाहर निकलवा देते हैं तो ये प्रक्रिया भी कारगर होती है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। लेकिन अगर ये प्रक्रिया बार बार अपनाई जाती है तो इससे महिलाओं के लिए भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो सीधी तौर पे आप देखेंगे कि बार बार जो गर्भपात कराते हैं तो बार बार गर्भपात कराना जो है स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, इसी कारण गर्भाधारण को रोकना ही सबसे सही विधि माना जा सकता है। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जनसंख्या नियंत्रण को अगर कम करना है तो यह तकनीक बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इस तकनीक से महिला के स्वास्थ्य में भी खतरनाक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ इस तकनीक में क्या होता है कि लंबे समय तक महिला परेशान भी होगी, पहली चीज। तो सिंपल सी बात है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले से ही जो तकनीकें हम अपना सकते हैं उन तकनीकों का अगर हम उपयोग करते हैं, जैसे ट्यूबेक्टोमी हो गया, इससे जनसंख्या नियंत्रण हो सकती है, वैसेक्टोमी हो गया, ये भी अच्छा उपाय है। इसके अलावा आप कई सारी चीजें देखोगे, जैसे आप लोग देखते होंगे कंडोम का यूज करके। ठीक है, तो रबर की ये जो वस्तु होती है इसको संभोग की प्रक्रिया के दौरान जो है तो यूज किया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु जो है इस कंडोम के अंदर ही क्या हो जाएंगे, उपस्थित रह जाएंगे, ये महिला की योनि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए जिनको हमको अपनाना चाहिए। चिकित्सीय गर्भ समापन किसी प्रकार से जो है जनसंख्या नियंत्रण को कम करने के लिए सही उचित विधि नहीं है। शासकीय चिकित्सालयों में आप देखेंगे कि इसकी मुफ्त में व्यवस्था भी उपलब्ध होती है। मान लीजिए अगर किसी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग अवस्थाओं में ही अगर मान लीजिए महिलाओं को किसी भी प्रकार से समस्या है तो उनके लिए फिर गर्भपात कराना भी जरूरी बन जाता है, क्योंकि महिला की जान को भी खतरा हो जाता है। कभी कभी गिरने से या मान लीजिए धक्के से कभी कभी क्या हो जाता है कि भ्रूण क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिस कारण से उसको बाहर निकाल देना भी उचित कहलाता है, जिस कारण से फिर एबॉर्शन वहां पे कराया जाता है। ठीक है, तो शासकीय चिकित्सालयों में इसकी मुफ्त सुविधा भी उपलब्ध होती है आजकल। और आप सिंपल सी बात है कि गर्भाधारण को रोकने के लिए सबसे सही विधि हो सकती है क्या, गर्भाधारण को हम पहले से ही रोक लें, गर्भाधारण हो ही ना पाए। ठीक है, ताकि गर्भपात कराने की नौबत ही ना आए। चिकित्सीय गर्भ समापन को आप देखेंगे कि शासन द्वारा कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। इसके अलावा जन्म नियंत्रण के जो भी तरीके हैं इनको अपनाने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप किसी भी जन्म नियंत्रण की तकनीकों को अपनाते हैं तो उसके लिए आपको अनुभवी डॉक्टरों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसके पश्चात ही आपको जनसंख्या नियंत्रण की किसी भी तकनीक को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल सी बात है कि अगर हमको चिकित्सीय गर्भ समापन के बारे में समझना है तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब अगर हम मेडिकल के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से गर्भ को समाप्त करवाते हैं या भ्रूण को किसी प्रकार से समाप्त करवाते हैं, ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन। नाम से स्पष्ट है कि चिकित्सीय गर्भ समापन मतलब चिकित्सा के माध्यम से एबॉर्शन करा करके अगर गर्भपात कराया जाता है तो इसे हम बोलते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन। चलिए, इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिफ्ट और जिफ्ट। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गिफ्ट और जिफ्ट। सबसे पहले तो दोनों का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक चीज का मात्र डिफरेंस है। गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, गैमेट, जी फॉर गैमेट हो जाएगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर हम क्या करें इस विधि में, गैमेट को यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, इस विधि में हम शुक्राणु एवं अंडाणु यानी मेल और फीमेल दोनों गैमेट को हम क्या करेंगे, दोनों गैमेट को प्राप्त करेंगे, मतलब दोनों गैमेट को बाहर निकालेंगे। यानी नर युग्मक को भी और मादा युग्मक को हम कृत्रिम विधियों के माध्यम से पहले बाहर निकालेंगे। मादा से हम मादा युग्मक को पहले बाहर निकालेंगे और नर से हम नर युग्मक यानी कि शुक्राणु को बाहर निकालेंगे। और इन दोनों को बाहर निकालने के पश्चात हम इनको क्या करेंगे, फैलोपियन नलिका में डायरेक्ट क्या कर देंगे, स्थानांतरित करा देंगे। क्या करा देंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि नर से कृत्रिम विधियों के द्वारा हम शुक्राणु को बाहर निकालेंगे यानी नर युग्मक को बाहर निकालेंगे, और मादा से कृत्रिम विधियों के द्वारा हम
अंडाणु को बाहर निकालेंगे, यानी मादा युग्मक को बाहर निकालेंगे। और इन दोनों को निकालने के पश्चात इन दोनों को युग्मक अवस्था में ही दोनों युग्मक को हम एक साथ कहां प्रवेश करा देंगे, मादा की अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन नलिका में, जिससे वहां पर निषेचन होगा, फिर जाइगोट बनेगा और वहां पे फिर आगे चल के भ्रूण का डेवलपमेंट होने लग जाएगा। ठीक है, तो यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम गैमेट को डायरेक्टली पहले बाहर निकालते हैं। मेल और फीमेल गैमेट को हम कृत्रिम विधियों की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के पश्चात फिर से हम मेल और फीमेल गैमेट दोनों को एक साथ हम अंडवाहिनी में प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, तो इस विधि को हम बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि इसको हम बोलते हैं गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमेट को हमने बाहर निकाला और गैमेट को ही हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट अंडवाहिनी नलिका में डायरेक्ट जो है स्थानांतरित करा दिया। यानी इस विधि में होगा क्या कि आपस में मेल और फीमेल नहीं मिलेंगे किसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि हमने कृत्रिम यंत्रों की सहायता से शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निकाला था और उसको हमने मादा के अंदर प्रवेश करा दिया, जैसे कृत्रिम गर्भाधान होता है उसी प्रकार से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, निषेचन की क्रिया जो है पूर्ण हो जाती है। जैसे ही अंडवाहिनी नलिका में हम प्रवेश करा देंगे शुक्राणु और अंडाणु को, यानी मेल और फीमेल गैमेट को, वैसे ही उनके अंदर क्या होगा, निषेचन होगा। तो सिंपल सी बात है कि इस विधि में हमने क्या किया, शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निकाला कृत्रिम विधियों के माध्यम से, मेल और फीमेल गैमेट को हमने बाहर निकाला और बाहर निकालने के पश्चात इसको हमने क्या करा दिया, मादा की अंडवाहिनी नलिका में प्रवेश करा दिया। तो यही प्रक्रिया कहलाती है गिफ्ट। अब अगर हम जिफ्ट की बात करते हैं, जेड फॉर, यहां पे एक वर्ड का फर्क आएगा, बस दोनों के फुल फॉर्म में बस एक चीज आपको चेंज कर देना है। यहां पे आपका गैमेट था तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, जाइगोट। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये होता है हमारा ZIFT जिफ्ट। ठीक है, जिफ्ट में क्या होगा, इस विधि में हम क्या करेंगे, कृत्रिम निषेचन द्वारा क्या कराएंगे, कृत्रिम निषेचन द्वारा विकसित युग्मनज यानी कि जाइगोट को एक दिन के पश्चात स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करवा दिया जाता है। यहां पे हमने क्या किया था, शुक्राणु और अंडाणु को डायरेक्ट बाहर निकाला था और दोनों को ही हमने युग्मक की अवस्था में ही कहां स्थानांतरित करा दिया था, मादा की अंडवाहिनी नलिका में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम शुक्राणु और अंडाणु को कृत्रिम विधियों से बाहर निकालेंगे और उसको बाहर ही निषेचन करवाएंगे और निषेचन के पश्चात जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के एक दिन बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही जाइगोट बन जाएगा उसके एक दिन बाद हम उस जाइगोट को प्रवेश करा देंगे कहां, अंडवाहिनी नलिका में। तो अगर जाइगोट को हम अंडवाहिनी नलिका में प्रवेश कराते हैं तो ये है हमारा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और अगर हम गैमेट को ट्रांसफर कराते हैं कहां, मादा की जननेंद्रिय में, तो गैमेट को अगर हम अंडवाहिनी नलिका में प्रवेश कराते हैं, युग्मक को अगर हम अंडवाहिनी नलिका में प्रवेश कराते हैं तो इसे हम बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर हम गैमेट को ट्रांसफर कराते हैं तो ये है हमारा गिफ्ट, और अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम जाइगोट को ट्रांसफर कराते हैं तो ये है हमारा जिफ्ट। दोनों में अंतर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग आसानी से इसका ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा है यौन संक्रमित रोग या लैंगिक रूप से संचरणशील रोग। अगर यौन संक्रमित रोगों की हम बात करते हैं तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, STD। STD का सबसे पहले तो आपके बोर्ड एग्जाम में फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कई बार इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, डिसीज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब लैंगिक रूप से संचरणशील रोग या यौन संक्रमित रोग। STD का पूरा नाम आपको याद रखना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब यौन संक्रमित रोग या लैंगिक रूप से संचरणशील रोग। तो STD क्या है, यौन संक्रमित रोग क्या है, तो सीधी सी बात है कि ऐसे रोग जो कि यौन क्रियाओं के माध्यम से फैलते हैं, मैथुन क्रियाओं के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, एक से दूसरे में फैलते हैं, मैथुन क्रियाओं के माध्यम से, संभोग के माध्यम से फैलते हैं, तो ऐसे रोगों को ही हम बोलते हैं यौन संक्रमित रोग। तो ऐसे रोग जो कि यौन क्रियाओं के माध्यम से फैलते हैं, ठीक है, ऐसे रोगों को ही हम यौन संक्रमित रोग कहते हैं। और यौन संक्रमित रोग जो है मुख्यतः किसके द्वारा फैलते हैं, संभोग के द्वारा, यानी कि कॉपुलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से, संभोग के माध्यम से ही ये रोग जो है एक से दूसरे पर ट्रांसफर होते हैं। तो यौन संक्रमित रोगों की अगर हम बात करते हैं तो कई अलग अलग प्रकार के यौन संक्रमित रोग हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 ऐसे यौन संक्रमित रोग हैं जहां से क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा जो पढ़ेंगे एड्स है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिफिलिस रोग क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में, और फिर गोनेरिया रोग क्या होता है। तीनों के तीनों रोग जो है इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको अच्छे से कवर करना है।
सबसे पहले अपन बात करते हैं एड्स की। तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले तो आपको एड्स का पूरा नाम पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की अगर हम बात करते हैं तो यह आज के समय की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, क्योंकि इस रोग का इलाज जो है अभी तक तरीके से नहीं खोजा गया है। एड्स रोग की अगर हम बात करते हैं तो यह एक विशेष प्रकार के वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह एक विशेष प्रकार के वायरस के कारण होता है, जिस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या है? इसका नाम है एचआईवी। एचआईवी वायरस के कारण, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण ही एड्स रोग होता है। अगर हम बात करते हैं एड्स रोग का पता सबसे पहले कब लगा, तो इसका पता सबसे पहले अमेरिका में लगा था, लगभग 1981 के आसपास में लगा था। तो 1981 में अमेरिका में इसका सबसे पहले पता लगा था। ठीक है, तो एड्स की अगर हम बात करें तो आज के समय की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। इसके निदानों का आविष्कार जो है आप देखेंगे अभी तक नहीं हो सका है, इसीलिए हम कहते हैं बहुत ही खतरनाक रोग है। और इस रोग का पता सबसे पहले सन 1981 में अमेरिका में लगा था, यह भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यह रोग एक विशिष्ट प्रकार के विषाणु यानी वायरस के कारण होता है, जिसका नाम क्या है? एचआईवी वायरस है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है एचआईवी का, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर संक्रमण हो गया है, ठीक है, एचआईवी का संक्रमण हो गया है, तो एड्स का जो विषाणु होता है यानी जो एचआईवी वायरस है, ये 8 से 10 वर्षों तक क्या होगा? शरीर में चुपचाप पड़ा रहता है। किसी भी प्रकार से अगर मान लीजिए एचआईवी वायरस आपके अंदर प्रवेश कर गया है, तो किसी भी प्रकार से 8 से 10 वर्षों तक आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। और 8-10 वर्षों तक ये क्या होगा? चुपचाप शरीर के अंदर पड़ा रहेगा। और एड्स का जो वायरस होता है ना, ये मानव शरीर की जो एचटी कोशिकाएं होती है, मतलब जो हेल्पर सेल होती है, ठीक है, हेल्पर टी सेल होती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी टी सेल और बी सेल होती है। हमने आपको पढ़ाया भी है कि बी सेल और टी सेल क्या होती है। तो ये दोनों सेल जो है डब्ल्यूबीसी के अंदर पाई जाती हैं, और डब्ल्यूबीसी के अंदर ये दोनों सेल पाई जाती हैं जो कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं, हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती हैं। तो एड्स का जो वायरस होता है, ये जो एचआईवी वायरस होता है, ये क्या करता है? हेल्पर टी सेल को नष्ट कर देता है। यानी जो कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करती हैं, उन कोशिकाओं को ही ये एचआईवी वायरस धीरे धीरे करके क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। क्यों प्रभावित हो जाता है? क्योंकि हेल्पर टी कोशिकाओं को ये एचआईवी वायरस नष्ट कर देगा। तो जब एचआईवी वायरस जो है हेल्पर टी कोशिकाओं को नष्ट कर देगा, तो ये हेल्पर टी कोशिकाएं जो है प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं कर पाएंगी, और प्रतिरक्षियों के निर्माण में कमी आएगी, यानी प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रभावित होगा, जिससे क्या होगा? रोगी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लग जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है उस व्यक्ति के अंदर कम हो जाएगी, और व्यक्ति फिर आप देखेंगे 2-3 वर्षों के अंदर ही देखेंगे कि आपकी उसकी जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो एड्स की जो बीमारी है भारत में आमतौर पे आप देखेंगे लगभग 1000 व्यक्तियों में 1 व्यक्तियों को होती है। सीधी सी बात है, एड्स कुछ नहीं है। आपको एड्स के बारे में जानकारी केवल इतना रखना है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है, ठीक है। दूसरी चीज, एड्स का काम क्या है, ये किस प्रकार से हमको नुकसान पहुंचा सकता है, इसका पता कब लगा, इसके लक्षण क्या हैं एड्स रोग के, इसके उपचार के उपाय कौन कौन से हैं, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले उसका फुल फॉर्म आपने देखा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक है, एचआईवी वायरस के कारण होने वाली बीमारी होती है। सबसे पहले इसका पता 1981 में अमेरिका में लगा, और ये क्या करती है? हमारे शरीर की जो एचआईवी वायरस होता है, ये हमारे शरीर की हेल्पर टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिस कारण से एंटीबॉडी के निर्माण को प्रभावित करता है, और इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे व्यक्ति की 2-3 साल के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। चलिए, तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं एड्स रोग के कौन कौन से लक्षण हैं। तो देखिए, एड्स रोग के इंपॉर्टेंट लक्षण है। पहला लक्षण क्या है? लसिका ग्रंथियां जो होती है इनमें सूजन आ जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कमजोरी, क्या हो जाता है? कमजोरी तथा भारहीनता। जिस व्यक्ति के अंदर मान लीजिए एचआईवी वायरस प्रवेश कर गया, उसको बार बार कमजोरी महसूस होगी, और भारहीनता, उसको ऐसा लगेगा कि हमारा भार जो है बहुत कम हो रहा है, ठीक है, भार धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। चमड़ी की अगर हम बात करते हैं तो चमड़ी में तेज खुजली होने लग जाती है। इसके अलावा रात में पसीना निकलेगा ज्यादा मात्रा में। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अनिद्रा। रात में नींद तरीके से नहीं आएगी, अनिद्रा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है किसके? एड्स रोग के। तो एड्स रोग के जितने भी लक्षण है इसको आपको अच्छे से तैयार करना है।
फिर अगर हम बात करते हैं एड्स रोग के नियंत्रण के उपाय, अगर हमको एड्स रोग का नियंत्रण करना है तो इसके हम कौन कौन से उपाय जो है अपना सकते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन लगाने वाले जो सिरिंज है उसका एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। मान लीजिए किसी महिला के अंदर अगर एड्स है और उस सिरिंज का मान लीजिए डॉक्टर ने गलती से दोबारा किसी व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट करा दिया, उसी सुई से सिरिंज से इंजेक्शन लगा दिया, तो इससे होगा क्या कि उस दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, एड्स रोग हो सकता है। तो इस प्रकार से मान लीजिए अगर किसी एक व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया है तो उस एक व्यक्ति के अंदर जो इंजेक्शन लगा है उस इंजेक्शन जो लगा है उस सिरिंज का उपयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। जिस सिरिंज के माध्यम से इंजेक्शन लगा है उस सिरिंज का उपयोग दोबारा किसी व्यक्ति के अंदर नहीं करना चाहिए इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरे व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली ब्रश, रेजर, टूथब्रश आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भैया हम बचाव कैसे कर सकते हैं, यही कारण ना है, यही तरीका है कि भैया कि कोई दूसरा मान लीजिए व्यक्ति है, ना हम उसका जूठा खाना खाएं, ना हम उसका पहना हुआ वस्त्र पहने, ना तो हम उसके किसी भी सामान को हाथ लगाएं, ना ही उसके दूसरे व्यक्ति के द्वारा यूज की गई कोई भी चीज जैसे टूथब्रश है, ब्रश है, पेस्ट है, सेफ्टी रेजर है, किसी का भी हमको यूज नहीं करना है। ठीक है, गलती से ही मान लीजिए अगर किसी दूसरे व्यक्ति को होगा तो आपके अंदर भी हो सकता है। तो यही तो बचाव के तरीके हैं ना, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। संक्रमित रोग है, यौन संक्रमित रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल भी सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। इसके अलावा आप देखेंगे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोगों को एड्स के बारे में, लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देना। अगर एड्स के बारे में लोगों के अंदर सही जानकारी रहेगी तो लोग जो है एक साथ कई अलग अलग व्यक्तियों से संबंध बनाने से बचेंगे, किसी भी अपरिचित व्यक्ति से संबंध बनाने से बचेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कारण है बचाव के, ये कारण अपना करके, ये तकनीकें अपना करके हम क्या कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं एड्स से। अगर मान लीजिए एड्स की पहचान करना है तो कैसे करते हैं, एड्स की पहचान किस प्रकार की जाती है, तो जो भी एड्स से पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी पहचान जो है उसके रक्त में उपस्थित सीरम, ब्लड में सीरम उपस्थित होता है। बहुत सारे व्यक्तियों को ना पता होगा कि सीरम होता क्या है। तो ब्लड में जो हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ठीक है, या आप प्लाज्मा में कह सकते हैं, प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपस्थित होती है उस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर हम क्या करते हैं, उस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं उसके बाद बचा शेष प्लाज्मा का जो भाग होता है वो सीरम कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो उसका रक्त होता है उसके रक्त में जो सीरम उपस्थित होता है उसके सीरम में कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडी उपस्थित हो जाते हैं HIV वायरस के कारण, जिसकी उपस्थिति के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एड्स परीक्षण। एड्स परीक्षण किस नाम से जाना जाता है भैया, तो एड्स परीक्षण जो है क्या कहलाता है, एलिजा परीक्षण कहलाता है। ठीक है ना, एलिसा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एड्स परीक्षण क्या कहलाता है, एलिसा परीक्षण के नाम से जाना जाता है, एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा परीक्षण। ठीक है, एलिसा परीक्षण। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है कि एड्स के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसका नाम क्या है, तो एलिसा परीक्षण उसको हम बोलते हैं। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो एड्स से संबंधित आपको ये सबसे पहले एड्स की बेसिक जानकारी, उसके बाद एड्स रोग के लक्षण आपको याद रखना है, नियंत्रण के क्या क्या उपाय कर सकते हैं आप। ठीक है, और एड्स का परीक्षण किस नाम से जाना जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नोट कर लेना है और आपके माइंड में भी नोट होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए डेफिनेट रूप से एड्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से बोर्ड एग्जाम में चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए या आपसे डायरेक्टली एड्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एड्स को समझाते हुए इसके लक्षण और इसके नियंत्रण के उपाय लिखिए, तो बिल्कुल भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग का दूसरा नाम क्या है, इसको हम उपदंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रोग को हम, इस रोग को हम उपदंश रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपदंश रोग बोलते हैं। यह एक बहुत ही भयानक बीमारी होती है। ठीक है, जैसे एड्स होता है उसी प्रकार से यह भी खतरनाक बीमारी होती है। अंतर दोनों में क्या है कि जो एड्स रोग होता है ये वायरस के कारण होता है, जबकि ये जो हमारा रोग होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो अगर हम बात करें सिफिलिस रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो सिफिलिस रोग आपको याद रखना है ट्रिपोनिमा। सिफिलिस रोग जो है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण फैलता है। किसके कारण, जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। किस जीवाणु के कारण, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण यह फैलने वाला रोग होता है। और ये ऐसा यौन संक्रमित रोग होता है जो कि संभोग के कारण फैलता है। किसके माध्यम से, संभोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही ये सिफिलिस रोग जो है फैलता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यह रोग जो है स्पेशली नर में जब होगा तो नर में ज्यादा प्रभावी होता है, नर में ज्यादा डोमिनेंट होता है और शिश्न के अग्रभाग की जो कला होती है, ठीक है, उसके द्वारा शरीर में प्रविष्ट करता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये कहां से प्रवेश करेगा, तो जब भी मैथुन की क्रिया या संभोग की प्रक्रिया होगी
संभोग की प्रक्रिया में जब मैथुन होता है, जो शिश्न होता है यानी जो पेनिस होता है मेल का, तो मेल के पेनिस का जो मुख होता है उसके माध्यम से ये अंदर प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मेल पर ये ज्यादा प्रभावी होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यह भी यौन संक्रमित रोग है जो कि यौन क्रियाओं के माध्यम से फैलता है, स्पेशली संभोग के माध्यम से फैलता है। ठीक है, और यह रोग एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। चलिए, एड्स रोग के अगर लक्षण के बाद हम सिफिलिस रोग के लक्षण की बात करते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि पुरुषों तथा महिलाओं के जो मूत्र मार्ग होते हैं, ठीक है भाई, मूत्र मार्ग यानी कि आप देखेंगे जो यूरेथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लेडर होता है, सॉरी, तो मूत्र मार्ग जो होता है इसमें सूजन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे मूत्र के साथ पस निकलता है, मवाद जैसा पदार्थ निकलने लगता है मूत्र के साथ में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लक्षण है किसके, सिफिलिस रोग के। सिफिलिस रोग के दो ही इंपॉर्टेंट लक्षण आपको तैयार करना है, पुरुषों तथा महिलाओं के जो मूत्र मार्ग होते हैं, मूत्र मार्ग में क्या होता है, सूजन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा मूत्र के साथ पस निकलने लगता है, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है इस रोग का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट आप लोग आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सिफिलिस रोग के रोकथाम या बचाव की, क्या क्या बचाव के लिए हम ये तकनीकें जो है अपना सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रोगी को संभोग या सहवास नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है तो उस रोगी व्यक्ति को किसी दूसरी महिला के साथ जो है संभोग करने से बचना चाहिए, अन्यथा उस महिला के अंदर भी क्या हो जाएगा, सिफिलिस रोग हो सकता है। ठीक है, तो पहला बचने का उपाय यह है कि अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसके साथ जो है संभोग की प्रक्रिया या सहवास की प्रक्रिया नहीं करनी है। दूसरी चीजें क्या है कि रोगी के वस्त्रों का उपयोग करने से बचना चाहिए। अगर कोई भी सिफिलिस रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो उसके कपड़ों का यूज हमको नहीं करना चाहिए। देन तीसरा है हमारा, रोगी व्यक्ति के झूठे भोजन से हमको बचना चाहिए। कोई भी अगर झूठा भोजन है रोगी व्यक्ति का तो उस व्यक्ति के झूठे भोजन को हमको खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए सिफिलिस रोग हो गया है किसी व्यक्ति के अंदर, तो हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिजैविक औषधियां होती है जिनका उपयोग करके हम सिफिलिस रोग से बच सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिजैविक हैं। सबसे पहला है पेनिसिलिन, जो कि काफी हद तक कारगर होती है सिफिलिस रोग से बचने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे नारवेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ये तीनों इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक होते हैं। क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों एंटीबायोटिक होते हैं, और तीनों ही आप देखेंगे कि सिफिलिस रोग के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक हैं। तीनों के तीनों क्या हैं, एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक हैं, और इनका उपयोग करके अगर सिफिलिस हो गया है किसी व्यक्ति को तो उससे हम बच सकते हैं। आप लोग आसानी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक हमारा और इंपॉर्टेंट यहां पे यौन संक्रमित रोग है, और वो है हमारा गोनोरिया रोग। गोनोरिया रोग की अगर हम बात करते हैं तो यह भी एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है। यह भी मैथुन क्रियाओं के या संभोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही फैलने वाला रोग होता है। और यह रोग जिस जीवाणु के कारण होता है उस जीवाणु का नाम क्या है, निसेरिया गोनोरी। क्या नाम है, यह एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है जिसका नाम है निसेरिया गोनोरी। तो निसेरिया गोनोरी के कारण होने वाला यह गोनेरिया रोग होता है जो कि संभोग की प्रक्रियाओं के माध्यम से फैलता है। यह रोग मुख्यतः आप देखेंगे कि मादाओं में बंधता उत्पन्न कर सकता है। अगर महिला के अंदर मान लीजिए गोनेरिया रोग हो गया है तो उस महिला के अंदर बंधता रोग यानी बांझपन रोग भी उत्पन्न कर सकता है, यानी कि महिलाओं के अंदर बच्चे उत्पन्न करने में समस्या जो है उत्पन्न होगी। ठीक है, और उन महिलाओं को बच्चे की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी बंधता रोग भी पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इस रोग में आप देखेंगे जो रोगी होता है, रोगी व्यक्ति के मूत्र मार्ग में शोथ या सूजन हो जाता है। सेम उसी प्रकार से लक्षण है जैसे आपने इसके पहले सिफिलिस रोग में देखे हैं। सिफिलिस रोग के समान ही आप देखेंगे मूत्र में क्या होगा, जलन के साथ मूत्र आएगा। जब भी मूत्र त्याग करने जाएंगे तो मूत्र त्याग करने में काफी दर्द होगा, कठिनाई के साथ मूत्र जो है जलन के साथ बाहर निकलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि मूत्र के साथ इसमें भी पस निकलेगा। ठीक है ना, मूत्र के साथ इसमें भी क्या निकलेगा, पस निकलेगा। ठीक है, मवाद जैसा पदार्थ निकलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पुरुषों एवं महिलाओं के जो मूत्र मार्ग होते हैं उसमें सूजन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सूजन आ जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला है कि नर में संक्रमण जब होता है तो नर में संक्रमण के 2-3 दिन बाद आप देखेंगे मूत्र नली के मुंह पर तेज खुजली होती है। अगर किसी नर के अंदर मान लीजिए नर के अंदर अगर गोनेरिया रोग हो गया है, गोनोरिया रोग हो गया है, तो आप देखेंगे कि उसके जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, उसके मुख पर यानी जो स्टार्टिंग वाला उसका अगला भाग होता है जहां से मूत्र त्याग करता है, उस वाले भाग में अत्यधिक मात्रा में तेज खुजली होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे गोनोरिया रोग के लक्षण हैं जो कि आपको तैयार कर लेना है। तो गोनोरिया रोग में कुछ नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि यह भी संभोग के द्वारा फैलने वाला रोग है, यौन संक्रमित रोग है, जो कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है, निसेरिया गोनोरी।
बस इतना याद रखना है। इस रोग के लक्षण याद करना है। इस रोग का लक्षण क्या है कि मूत्र मार्ग में सूजन आ जाएगा, मूत्र मार्ग में क्या होगा, जलन के साथ मूत्र बाहर निकलेगा, मूत्र के साथ पस बाहर निकलेगा, और पुरुषों में अगर होता है स्पेशली तो मूत्र मार्ग में जो शिश्न या पेनिस होता है उसके अग्रभाग में यानी पेनिस के मुख में क्या होता है, तेज मात्रा में खुजली होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लक्षण है किसके, गोनोरिया रोग के इंपॉर्टेंट लक्षण है जिनको आपको तैयार करना है। आखिर में आप लोग देखेंगे गोनोरिया रोग के कौन कौन से उपचार कर सकते हैं। इससे उपचार के लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे सल्फेनिमाइड हो गई और पेनिसिलिन, ये दो इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और इन एंटीबायोटिक का यूज करके हम गोनोरिया रोग से उपचार प्राप्त कर सकते हैं या गोनोरिया रोग से बच सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को गोनोरिया हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गोनोरिया नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि गोनोरिया ना हो, तो उससे बचाव क्या क्या कर सकते हैं, तो कौन कौन सी चीजें हमको याद रखनी है। तो यह रोग जो है हमको पता है कि लैंगिक संबंध बनाने से, स्थापित करने से होता है। अतः मान लीजिए कोई भी अपरिचित व्यक्ति है जिसको आप जानते पहचानते नहीं, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, हो सकता है उसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट यौन संक्रमित रोग उसको हो, और आप उसके साथ अगर संभोग या सहवास की प्रक्रिया कर लेते हैं तो आपके अंदर भी वो रोग जो है ट्रांसफर हो सकता है या ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस प्रकार से ये आप लोग गोनोरिया रोग से कौन कौन से रोकथाम है ये आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि चैप्टर 3 हमारा बहुत बड़ा नहीं था और ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने एक साथ कवर करा दिया है। लगभग 1 घंटे का समय लगा होगा जिसमें हमने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्यूबेक्टोमी हो गया आपका, वैसेक्टोमी हो गया, IUCD हो गया आपका, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, गिफ्ट हो गया, जिप्ट हो गया, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हो गया, बंधता या बांझपन हमने कवर करा दिया, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिसीज कौन कौन सी होती है, MTP क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने आज की इस वीडियो में कवर करा दिया। तो सारे के सारे जितने भी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 3 के, जनन स्वास्थ्य के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करा दिया है 1 शॉट में। तो इसके पहले भी हमने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग आसानी से प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको चैप्टर 1 पुष्पिपात्व में लैंगिक जनन और मानव में जनन दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। इसी प्रकार क्रमशः हम चैप्टर 4, 5, 6 पूरे चैप्टर की आपको बोर्ड एग्जाम के पहले जो है वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और बोर्ड एग्जाम के पहले तक आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम के गैप जो रहेंगे उसमें हम पूरा का पूरा आपको रिवीजन करवा देंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 अंकों वाले, 3 अंकों वाले, 4 अंकों वाले। तो इस प्रकार से आप लोग 1 शॉट के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक साथ कवर कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक आप लोग वीडियो जरूर देखा करिए, आपको जरूर मजा आएगा और पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।